यूपी टेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन श्रृंखला में आपका स्वागत है। यहाँ पे हम यूपी टेट में आए हुए प्रावरण के जितने भी क्वेश्चन हैं 2011 में जो आया हुआ था इसको हम लोग देखेंगे और ऐसे करते हुए हम अगले सीरीज 2012 ऐसे ही करके हुए 2021 तक हम लोग जाएंगे। तो आज हम लोग पहला प्रश्न देख रहे हैं जो 2011 के यूपी टेट के क्वेश्चन में आया हुआ है। पहला हमारा क्वेश्चन है कि ऐसा लवण जो जल का अवशोषण करता है क्या कहलाता है? हाइग्रोस्कोपिक लवण, एनहाइड्रस लवण, हाइड्रोफिलिक लवण या हाइड्रोफोबिक लवण। तो हम बता दें कि ऐसे लवण को हाइड्रोस्कोपिक लवण कहा जाता है। हाइड्रोस्कोपिक शब्द को जान ले तो ज़्यादा अच्छा है। हाइड्रोस्कोपिक शब्द का मतलब होता है कि कोई भी तत्व हो, लवण हो या कोई वस्तु हो जो पानी को सोखती है उसको हाइग्रोस्कोपिक कहा जाता है। जैसे नमक, जैसे इस चित्र में भी दिखा रहे हैं कि कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। जैसे पहला उदाहरण साल्ट है, नमक है। ऐसे ही अनेक चीज़ें जो होती हैं क्या होती हैं जो पानी को अपने पास सोख लेती हैं, हाइग्रोस्कोपिक कहलाती हैं। तो हाइग्रोस्कोपिक लवण का मतलब जो जल को सोखे। हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मृत जंतुओं पर निर्वाह करने वाला प्राणी को कहते हैं, यानी मृत जीवों पर जो निर्वाह करता है उसको क्या बोला जाता है? पैरासाइट, डिकम्पोजर, स्क्वेंजर, ओमनीओर। तो इसको हम बोलेंगे स्क्वेंजर। इसका मतलब क्या हुआ? ऐसे जीव जो मरे जीव जंतुओं को खा के जिंदा रहते हैं उसको स्क्वेंजर बोला जाता है। जैसे कौवा हो गया हमारा, ये लोमड़ी है, ईगल है, लकड़बग्घा आदि है, चित्र में हमको दिख रहा है। ऐसे जीवों को स्क्वेंजर जीव हम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्टैलेक्टाइट एंड स्टैलेग्माइट के निक्षेपण होता है। अब इन दोनों शब्दों को जरूरत का समझने की जरूरत है। सिलिका का, मैग्नीशियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, सोडियम कार्बोनेट का। तो इसका उत्तर हमारा होगा कैल्शियम कार्बोनेट का। अब ये दोनों शब्द क्या है? स्टैलेक्टाइट और स्टैलेग्माइट शब्द क्या होता है? हम जानते हैं कि पहाड़ों में जो गुफाएं बनी होती हैं, कंदराएं बनी रहती हैं, ऊपर से पानी टपकता रहता है और उस पानी के साथ चूने के कण जब ऊपर से नीचे आते हैं तो देखिए ये इस तरह की आकृति और इस तरह की आकृति बनती है। तो जो ऊपर से लटकती हुई आकृति बनती है उसको स्टैलेक्टाइट कहते हैं और जो नीचे टपकने के बाद ये नीचे वाली जो आकृति बनती है इसको स्टैलेग्माइट कहते हैं। तो हमारा स्टेलाइट और स्टेलाइट हमको समझ में आ गया। तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। परम तापमान पैमाना कौन सा है? परम तापमान क्या होता है? परम तापमान को एक चीज हम समझ लें कि -273 डिग्री सेल्सियस, यानी -273 डिग्री जो सेल्सियस ताप होता है इसको परम ताप हम लोग बोलते हैं, जिसको हम लोग केल्विन से दिखाते हैं। तो इसका हमारा उत्तर होगा केल्विन। ठीक है, तो केल्विन डिग्री सेल्सियस में भी देखते हैं कि 1 डिग्री सेल्सियस बराबर कितना होगा। तो 1 डिग्री सेल्सियस बराबर 273, ये हमारा केल्विन होता है। तो परम तापमान क्या है हमारा? 200 - 273 केल्विन, और इसको हम लोग केल्विन से दिखाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चले हम लोग। इसको बड़ा है, इसको जूम को हम छोटा थोड़ा सा कर लें। पारिस्थितिकी तंत्र एवं प्राकृतिक अधिवासों का संरक्षण तथा उनके प्राकृतिक वातावरण में प्रजातियों एवं जीवन सक्षम जनसंख्या का रख रखाव एवं प्राप्ति के लिए प्रयुक्त पद है। इसको इतने कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया। इसका सीधी सीधी बात है, अगर किसी जीव को, इसके पूरे प्रश्न का, उसके निवास स्थान या जहाँ पैदा हुआ है वहाँ पे अगर संरक्षण किया जाए तो उसको क्या कहते हैं? मतलब जो जीव जहाँ पे संरक्षण किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो स्वस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। मतलब स्वस्थान मतलब जिसका जो स्थान है वहाँ संरक्षण, स्वस्थानीय संरक्षण किया जाता है। यहाँ दो चीज जान जाए, इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण, इसको इन सीटू बोलते हैं। इन सीटू और एक्स सीटू संरक्षण होता है। एक्स सीटू दो संरक्षण होते हैं। जो जीव को जहाँ पैदा हुआ है वहीं पे संरक्षण किया जाए तो स्वस्थानीय संरक्षण या इन सीटू संरक्षण, या किसी जीव को जहाँ पैदा हुआ है वहाँ व्यवस्था, जैसे पेड़ पौधे कट गए हैं तो दूसरे स्थान पे जैसे चिड़ियाघर में ले जाएं, जीन बैंक में ले जाकर संरक्षण करते हैं हम उसको, तो उसको एक्स सीटू या अपस्थानीय संरक्षण कहा जाता है। तो इन दो चीजों को ध्यान देना है। आगे चलते हैं। समुद्री कच्छपों को जीवंत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के जल भागों में पाए जाने वाले 5 प्रजातियों में समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या की, मतलब समुद्री कच्छप पूछ रहा है कि सबसे अधिक संख्या भारत में जो पाई जाती है किसकी है? तो इसका हमारा उत्तर होगा, देखते हैं कौन सा, केनेस रिडले, लागरहेड, ऑलिव रिडले और फ्लैट बैक। तो इसका होगा ऑलिव रिडले। ये हमारा उड़ीसा के तट पे पाया जाता है। ये
क्या है? कछुआ की 5 कछुओं की प्रजाति में से एक कछुआ की प्रजाति है ऑलिव रिडले, जो उड़ीसा के तट पे पाई जाती है, सबसे अधिक संख्या में पाई जाती है हमारी। थोड़ा सा इसको हम बड़ा कर लें। अगला है हमारा, विश्व उष्मन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक कारक है? यानी पृथ्वी जब गर्म हो रही है उसका कारण क्या है? वाहनों से निकली गैस, पेड़ पौधों से निकली गैस, भट्टियों से निकली गर्म हवा, रसोई गैस। तो इसका बता दें कि वाहनों से निकलने वाली जो गैस होती है पृथ्वी उसका कारण है, पेड़ पौधे से गैस निकलती है तो पृथ्वी ठंडा ही होती है। मतलब मुख्य सबसे अधिक कारण वाहनों से निकलने वाली गैस है। समय अनुसार करके आगे चलेंगे। धातुमय प्रस्तर किसे कहा जाता है? बिटुमिन, बॉक्साइट, मेटालायड, अयस्क। इसका उत्तर अयस्क होगा। इसका उत्तर हम कैसे समझें? धातु में प्रस्तर किसे कहा जाए? हम जानते हैं कि जितनी भी धातुएं होती हैं उनका कोई ना कोई अयस्क होता है, जैसे जमीन से खोदा जाता है। ये नहीं कि लोहे को जमीन से हम खोद लें तो ऐसे ही लोहा निकल जाता है, वो अपने अयस्क के साथ निकलता है। जैसे लोहा का अयस्क मैग्नेटाइट होता है, जैसे एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट होता है। तो जब अयस्क जमीन से खोदा जाता है तो उसके साथ मिट्टी के कण अशुद्धियाँ होती हैं, तो उसके साथ धातु होते हैं और उन्हीं को साफ करके धातु प्राप्त किया जाता है। तो धातुमय प्रस्तर किसे कहेंगे? अयस्क को ही कहेंगे, क्योंकि अयस्क से ही तो उसे सारी धातुएं निकलती हैं हमारी। तो इसका उत्तर हमारा डी होगा। अगला है कि पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वह अवशोषित करते हैं। पेड़ पौधे कैसे प्रदूषण घटाते हैं? क्या अवशोषित करते हैं? सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन। तो इसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि हम जानते हैं कि पौधे जब खाना बनाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में, और इस प्रकार पृथ्वी को ठंडा भी रखते हैं और प्रदूषण को भी घटाते हैं, और ऑक्सीजन पेड़ पौधे छोड़ते हैं। आगे हम लोग चलें। भूकंप को मापा जाता है किससे? बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से, रिएक्टर पैमाने पे। तो इसका उत्तर होगा रिएक्टर पैमाने। रिएक्टर पैमाने पे भूकंप को हम लोग मापते हैं। सिस्मोग्राफ होता है वो दिखाता है, और रिएक्टर पैमाने से हमको भूकंप नापा जाता है। महासागर में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या है? महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण क्या हो सकता है? महासागर में जल वृद्धि क्यों हो रही है? ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बता दें कि महासागर में जल का वृद्धि होने के कारण ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना, क्योंकि हम जानते हैं कि लगभग 2 से 2.5% के आसपास बर्फ के रूप में हमारे पृथ्वी पे शुद्ध जल है, तो इसलिए पिघल पिघल के जाती है, और गर्मी के कारण ध्रुवीय बर्फ पिघल रहा है ग्लोबल वार्मिंग के कारण, इसलिए समुद्री जल के स्तर में वृद्धि हो रही है। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस है H2O, SO2। तो हम जानते हैं कि SO2 इसका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, सबसे ये मिश्रित गैस होती है। वाहनों के चलने से ये गैस निकलती है और उसके कारण अम्लीय वर्षा भी होती है, तो SO2 के कारण अम्लीय वर्षा होती है। वायु प्रदूषण को कम किया जा सकता है कैसे? वृक्षों के द्वारा, मछलियों के द्वारा, जंतुओं के द्वारा, सूर्य के प्रकाश द्वारा। तो हम जानते हैं कि वृक्षों के द्वारा इसमें कुछ नहीं है। वृक्षों के द्वारा वायु प्रदूषण को हम लोग कम कर सकते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये सब अभी जल्दी है बीता है हमारा। कब? 5 नवंबर, 5 जनवरी, 5 जून, 5 सितंबर। तो हम बता दें कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, जो जल्दी बीता है। सबसे पहले विश्व सम्मेलन हुआ था, विश्व पर्यावरण सम्मेलन 1972 में इस काठमांडू में सम्मेलन हुआ था। वहाँ से तय किया गया कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाएगा, और पहली बार 1974 में विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था। ये भी टेट का क्वेश्चन है। वो 19 कब विश्व पर्यावरण दिवस पहली बार मनाया गया? तो 5 जून 1974 को मनाया गया था। सूर्य की हानिकारक किरणें, अगला हमारा है सूर्य के हानिकारक किरणें पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखती है? ये जब सूर्य से हानिकारक किरणें यानी पराबैंगनी किरणें जब आती हैं तो वो कौन सा लेयर जो है क्या करता है कि हमारे पृथ्वी को सुरक्षित रखता है, मनुष्य को सुरक्षित रखता है? तो हम देखते हैं सूर्य की हानिकारक किरणें में अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं, और मैं बता दिया हूँ कि अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकने के लिए पृथ्वी पर अनेक परतें होती है। जैसे सबसे नीचे क्षोभ मंडल, उसके बाद आता है जैसे क्षोभ मंडल है यहाँ पे, उसके बाद आता है दूसरा समताप मंडल। तो इसी दूसरे समताप मंडल में ओजोन लेयर
पाई जाती है। और ये ओजोन जो लेयर होती है यही हानिकारक किरणों को वापस कर देती है या सोख लेती है कुछ, तो जिसके कारण अल्ट्रावायलेट किरणें पृथ्वी पे नहीं आती हैं और हमारे पृथ्वी और पृथ्वी के जीव सुरक्षित रहते हैं। तो ये कौन हानिकारक किरणों को रोकता है? आयन मंडल, ओजोन स्तर, क्षोभ मंडल, चुंबक मंडल। तो ये ओजोन स्तर होगा जो कहाँ पाया जाता है? क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा और क्षोभ समताप मंडल में हमारा ये पाया जाता है ओजोन स्तर। किसी जगह के फ्लोरा और फौना सूचित करते हैं। सबसे बता दें, फ्लोरा मीन्स पौधा और फौना मीन्स जीव जंतुओं को कहा जाता है। तो किसको सूचित करते हैं? सीधी सी बात है, पौधों को, जंतुओं को। तो देखे क्या है? पेड़ पौधे और जंतुओं को, मछली और पेड़ पौधों को, जंतु और मछलियों को, पक्षी और पेड़ पौधे। तो इसका उत्तर हमारा ए होगा, पेड़ पौधों और जंतुओं और मछलियों को क्या ये सो हमारा करते हैं। तो सूरज का उत्तर हमारा ए होगा। पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। कौन सा हमारा उदाहरण पारिस्थितिकी तंत्र का? वायु, तालाब, जल, मृदा। तो इसका उत्तर होगा हमारा तालाब। कैसे तालाब होगा? पारिस्थितिकी तंत्र का मतलब कि जीव जंतु, पेड़ पौधे, हवा, मिट्टी, सारी चीजें से जब एक साथ मिलती है तो एक तंत्र का निर्माण होता है। तो वायु में बस वायु है, तंत्र तो बना नहीं कोई। जल में कोई नहीं तंत्र बना, केवल जल ही रह गया। मृदा में, लेकिन तालाब में हम देखते हैं कि पेड़ पौधे भी हैं, जीव जंतु भी है, पानी भी है, हवा भी है, तो एक तंत्र बन गया। इसलिए पारिस्थितिकी तंत्र तालाब का एक हमारा उदाहरण हो जाएगा। कौन जीवी कारक नहीं है? कई बार बताते हैं कि जीव और बताएं जीव जैविक कारक, अजैविक कारक। जो जिंदा है जैविक कारक है, जो जीवों को किसी न किसी रूप में प्रभावित करता है लेकिन जिंदा नहीं है, वो अजैव कारक है। तो जीवी कारक पूछ रहा है, नहीं जैविक चीजों पढ़ना पूछ रहा है। पेड़ पौधे, जंतु, सूक्ष्म जीव, प्रस्तुत क्या नहीं है पूछ रहा है हमारा, इसको देखना है यहाँ पे। कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं कि नहीं है कि है, तो यहाँ नहीं है। तो कौन सा नहीं है? पत्थर नहीं है जैविक कारक, ये तो अजैविक कारक है। तो इसका उत्तर हमारा डी हो जाएगा। आगे चलते हैं। अधिकतर पेड़ पौधे पाए जाते हैं स्थल मंडल में, जल मंडल में, वायुमंडल में, प्रकाश मंडल में। सभी लोग जानते हैं कि स्थल मंडल यानी जमीन पे पेड़ पौधे पाए जाते हैं। जल मंडल सभी लोग जान रहे हैं, वायुमंडल जान ही रहे हैं। तो पेड़ पौधे सबसे अधिक स्थल मंडल पे पाए जाते हैं। सीएनजी का संक्षिप्त रूप है क्लीन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कार्बनाइज नेचुरल गैस, कार्बोरेटर नेचुरल गैस। इसका होगा कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी का वाहनों में भरा जाता है। इसमें मुख्य गैस मेथेन होती है। ये जानना कि सीएनजी में मुख्य गैस मेथेन होती है। और जो घर पे हम गैस एलपीजी लाते हैं, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें मुख्य गैस ब्यूटेन तथा प्रोपेन होता है। और जबकि सीएनजी में मेथेन मुख्य गैस होती है। ध्यान देना है कि घर पे जो गैस आती है एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उसमें ब्यूटेन और प्रोपेन पाया जाता है, जबकि सीएनजी में मुख्य गैस मेथेन हमारी होती है। निम्नलिखित में कौन विश्व ऊष्मन का कारण है? जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। क्या हो सकता है? विश्व ऊष्मन यानी हवा का गर्म होना, यानी वायु प्रदूषण होगा। तो विश्व ऊष्मन का कारण क्या होगा? हमारा वायु प्रदूषण होगा। यानी पृथ्वी गर्म, सीधी सी बात है। विश्व ऊष्मन का पृथ्वी गर्म कैसे हो रही है? वायु प्रदूषण से हो रही है। महासागर में ने आ गया है। महासागर में, इसको में कर लेते हैं, पृथ्वी पृष्ठ के अधिकांश जगहों को आवृत किया। मतलब कि महासागर ने पृथ्वी के कितने हिस्से को आवृत किया है? तो जैसे ये मान लीजिए पृथ्वी है, तो हम जानते हैं कि लगभग 71% पानी है। तो ये 71-75% पानी लगभग इतना इतना होगा। यानी ये कितना ढका है हमारा? 3 और कितना हो गया? 4, कुल भाग 4। यानी 3/4 भाग पे हमारा क्या है? महासागर स्थित है। 75% में पूछे तो 71% इसको हम लोग बताएंगे। और अगर पूछे इसे फ्रैक्शन में तो 3/4 हम लोग बताएंगे। निम्नलिखित में कौन वायु प्रदूषण का एक उदाहरण है? तो वायु प्रदूषण का उदाहरण क्या है? धुआं और कुहासा, वाहनों से निकलने वाली गैस। एक उदाहरण है जलती हुई लकड़ी या चारकोल की निकली गैस। उपरोक्त सभी। तो सबसे जानते हैं कि वायु प्रदूषण होता है, तो इसका उत्तर हमारा होगा उपरोक्त सभी। आगे, भारत तथा दूसरे देशों में प्रदूषण को रोकने के लिए बनाए गए नियम का प्रयोग रोकता है। मतलब जो नियम बनाया गया है किसका प्रयोग रोकता है? जो प्रदूषण को रोकने के लिए। सीधी सी बात है, प्रश्न घुमाया है। कागज के थैले को, प्लास्टिक के थैले को, नायलॉन के थैले को, चमड़े के थैले को। तो सबसे अधिक प्रदूषण किससे फैलता है? सीधी सी बात है, प्लास्टिक से। तो प्लास्टिक प्रदूषण रोकने के लिए प्लास्टिक थैले को रोक लगाएंगे, क्योंकि जल्दी डिकम्पोज प्लास्टिक नहीं होता है।
हवा में उपस्थित ऑक्सीजन का प्रतिशत लगभग है 44%, 23%, 40%, 21%। इसका उत्तर 21% होगा। मैं बता चुका हूँ कि हमारे वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन है 78%, उसके बाद आता है ऑक्सीजन O2N, उसके बाद ऑक्सीजन आता है और थर्ड नंबर पर आर्गन आता है, ये ध्यान देंगे, और चौथे नंबर पर कार्बन आता है। ये ध्यान देने की है कि फर्स्ट नंबर पे नाइट्रोजन गैस है, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन है, तीसरे पे आर्गन है और चौथे नंबर पे हमारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण का मतलब कि कैसे पौधे खाना बनाते हैं। सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, वायरसों द्वारा। इसका उत्तर हमारा होगा सभी हरे पौधों द्वारा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण पर्णहरित क्लोरोफिल के उपस्थिति में होता है और हरे पौधे में ही पर्णहरित क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसके कारण प्रकाश संश्लेषण होता है। तो सभी हरे पौधों में ही प्रकाश संश्लेषण होता है। इसका उत्तर निम्नलिखित में कौन सी अंतर्राष्ट्रीय संस्था पूरे विश्व में पर्यावरण सुरक्षा की देखभाल करती है। पूरे विश्व में कौन देखती है? WWF, वर्ल्ड वाइड फंड, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेटा या UN। तो इसका उत्तर होगा, सारा तो सही है, सभी भी करते हैं, WHO को छोड़ के सभी करते हैं, WWF, पेटा भी करता है, लेकिन इसका उत्तर अगर एक मारना होगा तो हम लोग UN को मारेंगे, यूनाइटेड नेशन को मारेंगे। ये पूरे देश में पर्यावरण की सुरक्षा देखभाल करती है। अगला है कि कीटनाशकों के अत्यधिक, तो हमारा अगला है कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा क्या होगा? वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण, ये सभी। तो इसका उत्तर हमारा होगा जल प्रदूषण। कैसे? क्योंकि जब हम कीटनाशकों का ज़मीन में इस्तेमाल करते हैं तो बारिश होता है या खेतों में पानी चलाते हैं तो कीटनाशक क्या होते हैं? बह के जल में चले जाते हैं, इससे हमारा जल प्रदूषण होता है। तो 28 का हमारा सी होगा। ध्वनि या ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है। जो ध्वनि होता है कैसे मापा जाता है ध्वनि प्रदूषण को? फौना में, डेसी में, डेसीबल में या डेसीमल में। तो इसका उत्तर होगा हमारा डेसीबल में। हम ध्वनि प्रदूषण को डेसीबल में मापते हैं। इसी प्रकार इससे एक शब्द संबंधित है ग्रीन मफलर, जो हमेशा यूपी टेट में पूछा गया कि ग्रीन मफलर किससे संबंधित है? तो ध्वनि प्रदूषण से संबंधित है। ग्रीन मफलर क्या होता है? जहाँ ध्वनि प्रदूषण ज़्यादा होता है वहाँ पर क्या कहा जाता है? पौधों की कतारें लगा दी जाती हैं और ये कतारें क्या करती हैं कि जो ध्वनि होती है उसको अवशोषित कर लेती है। तो इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? ग्रीन मफलर कहते हैं। आगे हम चलते हैं। निम्नलिखित में कौन पर्यावरण के लिए हानिकारक है? मतलब पर्यावरण के लिए क्या हानिकारक है? कागज, कपड़ा, धातु, प्लास्टिक। तो इसका उत्तर होगा प्लास्टिक। सभी लोग जाते हैं, कुछ नहीं देखेंगे हम लोग, प्लास्टिक होगा। इस प्रकार हम 2011 जो टेट में पर्यावरण के क्वेश्चन आए हुए थे उसको हम लोगों ने हल किया और आगे हम 2012 के क्वेश्चन को हल करेंगे।